औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ शहज़ादा शौकत। प्रोग्राम सनत व मईशत में आपके साथ। हम पाकिस्तानी इस कोशिश में हैं कि हम अपना इकनॉमिक सर्वाइवल, मुआशी ज़िंदगी जी लें, मुआशी ज़िंदगी अच्छी तरह जी लें। इसी कोशिश में हर ख़ानदान के मर्द हज़रात और ख़ानदान की औरतें मुआश की तलाश में निकलती हैं और मुआश के लिए कोशिश करती हैं, जबकि हमारी गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ हैं उस मुआश की तलाश में कुछ रुकावटें डालती हैं। चूँकि हम इनफॉर्मल इकॉनमी हैं, डॉक्यूमेंटेड इकॉनमी नहीं है, डॉक्यूमेंटेशन की ज़रूरत है। इनफॉर्मल इकॉनमी होने की वजह से वो 20 करोड़ आवाम जो आम फहम ज़िंदगी गुजार रहे हैं उनके लिए आसान हो जाता है मुआश की तलाश। अगर हम इसको फुली डॉक्यूमेंटेड कर देंगे तो उनके लिए और मुश्किलात होंगी। इकॉनमी जो फाइनेंशियल इकॉनमी है पाकिस्तान की वो बहुत छोटी है। अगर उसके सेंस को देखा जाए तो हमारे पास 8000 अरब के करेंसी नोट्स हैं और उसके बाद मल्टीप्लायर इफेक्ट जो बैंकिंग सेक्टर देता है उसके तहत डिपॉजिट भी बढ़ते हैं, लोन भी बढ़ते हैं और लोन के ऊपर इंटरेस्ट भी बढ़ता है, जिसके तहत बैंकिंग सेक्टर को तो फ़ायदा होता है। उसी से लिंक गवर्नमेंट को टैक्सेस तो मिल जाते हैं, लेकिन इकॉनमी में सर्कुलेशन ऑफ वेल्थ लिमिटेड हो जाती है। बजाय इसके कि लोग बिजनेस में, कारोबार में इन्वेस्ट करें, वो बैंकों में डिपॉजिट करते हैं ताकि वो 25% सूद कमा सकें। ये है हमारा बैंकिंग सिस्टम, ये है हमारा इकॉनमी मुआशी सिस्टम। हम इस सिस्टम से, इन प्रॉब्लम से किस तरह निजात पा सकते हैं? क्या हम पाकिस्तानी कुछ ऐसा काम कर सकते हैं कि हम मुआशी जंग जो हम पे मुसल्लत है उसमें से हम बाहर आ जाएं या उस जंग को जीत लें? जंग दो पार्टियों के दरमियान होती है जो बराबर है। जो बराबर नहीं है वो जंग नहीं होती, वो एक मुसल्लत होता है। एक छोटे फॉर एग्जाम्पल मैं मिसाल देता हूँ कि अगर एक मोहल्ले का चौधरी एक पिंड के नाई के साथ लड़ाई में है, जंग में है, तो जो नाई है वो कमज़ोर है और पिंड का चौधरी मजबूत है, तो वो जंग नहीं है। बेसिकली वो बराबरी की जंग भी नहीं है, वो लड़ाई भी नहीं है, वो एक जालिम मजलूम को अपने मकासद के लिए प्रेशराइज कर रहा है, उसके ऊपर प्रेशर डाल रहा है। इसी तरीके से जो इकोनॉमिक वार है उसमें जो इंटरनेशनल पावर्स हैं या गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की पॉलिसीज़ हैं वो हम पाकिस्तानियों के लिए जो 10 करोड़ से ज़्यादा गुर्बत की लकीर से नीचे हैं और बाकी 10 करोड़ आने वाले हैं, उनके ऊपर जो मुसल्लत की गई हैं पॉलिसियाँ, वो बेसिकली एक जंग नहीं है, वो एक सिस्टम के तहत गुलाम के ऊपर एक आका का रोब है, दबदबा है और उसी में उसको मैनेज कर रहा है। आज की हमारी इस प्रेजेंटेशन में, आज की हमारी इस प्रोग्राम में नाज़रीन, हम चंद बातें करेंगे कि क्या हम मुसलमान जी सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन तो ये कहता है कि इस्लाम हमारा मजहब है। कॉन्स्टिट्यूशन तो ये कहता है कि अल्लाह ही हाकमियत का दावेदार, अल्लाह ही हाकमियत रखता है। कॉन्स्टिट्यूशन तो कहता है कि इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम पाकिस्तान में होना चाहिए, लेकिन पॉलिसीज़ ये कहती हैं कि आप हमें फॉलो करें चाहे मुसलमान हो या ना हो। हम मुसलमान जीना चाहते हैं, क्या ये हम मकसद पूरा हासिल कर सकते हैं? आज के प्रोग्राम में नाज़रीन हम देखेंगे कि हमारे पास सोल्यूशन क्या है। आहिस्ता आहिस्ता इस इकोनॉमिक वार में, इस मुआशी जंग में से हम किस तरह बाहर आ सकते हैं, जो एक आका और गुलाम के दरमियान है, जो रियाया और रियासत के दरमियान है। वो मुआशी मामलात जिसके तहत गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान टैक्स इकट्ठा करती है, वो मुआशी मामला जिसके तहत गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान पूरी दुनिया को सूद देती है और मामलात में उनको वैल्यू शिफ्ट करती है। ये ऐसे ही है जैसे कि एक बड़ा ऑफिसर छोटे ऑफिसर को दबाता है और छोटा ऑफिसर अपने से छोटे ऑफिसर को दबाता है। हम रियासत के छोटे ऑफिसर हैं और हमारी रियासत इंटरनेशनल पावर्स की छोटी ऑफिसर है। सो हम इस सिचुएशन में पाकिस्तानी कैसे मुसलमान रह सकते हैं, कैसे मुआशी जंग से बाहर आ सकते हैं, इसके लिए मैं एक छोटी सी प्रेजेंटेशन नाज़रीन आपके साथ शेयर करूंगा। उसका है, टाइटल है इकोनॉमिक क्राइसिस मिसमैच वैल्यू टू बी मैनेज टू अवॉइड क्रैश। और उसी में वी नीड टू डेवलप ए बाजार फॉर पीपल ऑफ पाकिस्तान एज पर इंजंक्शंस ऑफ इस्लाम। हम देखते हैं कि हमारे पास अगर अपना बाजार होगा, उस बाजार में हम इस्लामिक इंजंक्शंस के मुताबिक अगर कोई काम करते हैं और मुसलमान रहते हैं तो हमारे लिए आसानी है। मैं इसकी मिसाल देता हूँ नाज़रीन। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हिजरत की और मदीना पाक तशरीफ़ लाए तो उन्होंने देखा कि यहूदियों का बाजार है, यहूदियों के कवानीन हैं और उस इकोनॉमिक छोटी सी मईशत में जो मदीना की थी उसके अंदर इनजस्टिस था, जुल्म था। उसमें जो अमीर था उसकी पॉलिसी चलती थी और गरीब एक्सप्लॉयटेशन इतनी ज़्यादा थी कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फैसला किया कि हम मुसलमान इस बाज़ार में तिजारत नहीं करेंगे जहाँ सूद है, जहाँ ना इंसाफ़ी है। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस ने उस वक़्त एक ऑर्डर फराहम किया कि जब भी जुल्म का निज़ाम होगा, सूदी सिस्टम होगा, तो आप अपना बाजार बनाएं। इसीलिए हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें जो तालीम दी उसके मुताबिक हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले मदीना शरीफ में बाजार बनाया
और मुसलमानों को हुक्म दिया कि ये बाजार है जिसमें आपने काम करना है, इससे बाहर जो यहूदियों का बाजार है उसमें आप नहीं जा सकते। जो अपना बाजार बनाया उस बाजार में हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसूल बना दिए कि इसमें मुआशी इंसाफ होगा। जो सेलर है, बायर है, वो यहां पे एक्सप्लॉयटेशन के बगैर तिजारत कर सकता है। और उसके बाद यहूदियों, ईसाइयों सबको इजाजत थी कि मुसलमानों के बाजार में आके ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन मुसलमानों को इजाजत नहीं थी कि यहूदियों के बाजार में ट्रेड कर सके। ये है वो उसूल जिसके तहत आज छोटी सी प्रेजेंटेशन है कि हम अपना छोटा सा बूटा खुद लगा लें। हम पाकिस्तानी हैं, हम अपना बूटा खुद लगाएं अगर मुआशी तौर पर, ताकि हम पाकिस्तान की इकोनॉमी में वो 20 करोड़ अवाम जो इनफॉर्मल इकोनॉमी का हिस्सा है उनको आहिस्ता आहिस्ता डॉक्यूमेंटेशन में ले आए। इस बाजार का बेनिफिशियरी पाकिस्तानी होगा। क्यों? क्योंकि ये बाजार पाकिस्तानियों के लिए, तो पाकिस्तानियों का बाजार होगा तो बेनिफिशियरी पाकिस्तानी होगा। जबकि आप ये ज़हन में रखें नाज़रीन कि जो इस वक्त पॉलिसीज हैं पाकिस्तान की और रियासत की, उसमें बेनिफिशियरी पाकिस्तानी नहीं है। उसमें बेनिफिशियरी या रियासत खुद है, या सूद लेने और देने वाले हैं, या फिर वो लोग हैं जिन लोगों ने पाकिस्तान में इन्वेस्ट किया हुआ है और उससे वो बेनिफिट उठा रहे हैं पॉलिसीज के तहत। सो ये एक छोटी सी मिसाल दी है नाज़रीन अपने बाजार की। इसमें हमारी नीयत ये है कि हम आम अंडरस्टैंडिंग दे सकें अवाम को कि हम अपनी मार्केट डेवलप करेंगे, ये इंश्योर करते हुए कि यहाँ पे जो वेल्थ सर्कुलेशन होगी वो प्रॉपर होगी और ज्यादा से ज्यादा होगी। जितनी ज्यादा वेल्थ हम सर्कुलेट करेंगे मार्केट में, उतनी ज्यादा इनकम बढ़ेगी। जितना ज्यादा इनकम बढ़ेगी उतना ज्यादा टैक्स कलेक्ट होगा। जितना ज्यादा टैक्स कलेक्ट होगा, हमारी लायबिलिटी से, सूदी पॉलिसी से जान छूटनी शुरू हो जाएगी, हम पाकिस्तान को सेव कर लेंगे। इसी तरह ही है कि अगर हमारी इकोनॉमी में, एक मैं मिसाल दिया करता हूं कि 4 दोस्त बैठे हैं, वो चारों ने मार्केट के देने हैं पैसे, और अगर 100 रुपया अवेलेबल है और 2000 का लोन है, लाइबिलिटी है, तो वो 100 रुपए की सर्कुलेशन अगर हम 20 मरतबा कर दें तो 2000 की लाइबिलिटी उतर जाएगी। ये है सर्कुलेशन का बेनिफिट। इसको कहते हैं कि इंक्रीज सर्कुलेशन ऑफ वेल्थ, इंक्रीज इनकम एंड सेव पाकिस्तान। इसमें नाजरीन मैं अगर अगली शीट पे जाता हूं, उसमें देखता हूं कि हमारे पास इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम क्या है। इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम हमें 5 बातों की बड़ी अच्छी हिदायत करता है। सबसे पहले तो प्रिवेंट क्राइम्स। जितनी इकोनॉमिक पॉलिसीज हैं, जितनी इस्लाम में पॉलिसीज हैं, वो तमाम की तमाम क्राइम्स, प्रिवेंट क्राइम्स करने का मतलब होता है कि वो इन प्रिंसिपल ये बताती हैं कि क्राइम हो ही ना। हमारा आज का सिस्टम ये है कि क्राइम हो गया, पुलिस आएगी, वो अपनी करेगी अपनी जो भी उनकी कार्रवाई है, और उसके बाद आगे मुलजिम को या सजा होगी या उसको जमानत होगी, और 25 साल 50 साल लगते रहेंगे मुलजिम को मुजरिम साबित करते हुए। प्रिवेंट क्राइम, क्राइम हो ही ना, जुर्म हो ही ना, गलती हो ही ना, ये है गुनाह हो ही ना। प्रिवेंट क्राइम, ये जितनी हमारी सजाएं हैं इस्लाम में वो इसीलिए है कि कार्रवाई तक नौबत ही ना आए, क्योंकि गुनाह तो होना नहीं। इसीलिए अल्लाह ताला के आखिरी पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इकोनॉमिक सिस्टम ऐसा हो जिसमें वैल्यू टू वैल्यू एक्सचेंज हो, ताकि क्राइम हो ही ना। और ऐसी पॉलिसीज दी कि हम आगे पाकिस्तानी बढ़ते रहें। इसमें जो पहला मकसद मैंने बताया प्रिवेंट क्राइम, दूसरा इंश्योर इकोनॉमिक जस्टिस। एक तरफ पॉलिसीज ये कह रही हैं कि हमने क्राइम होने नहीं देना, दूसरी तरफ पॉलिसीज ये कह रही हैं कि जो इंसाफ है उसकी सप्लाई या इंसाफ के ऊपर, क्या कहते हैं उर्दू में इसको, इंश्योर इकोनॉमिक जस्टिस, के इकोनॉमिक जस्टिस होना ही चाहिए, उसके अलावा कोई ऑप्शन ना हो। और तीसरा है प्रमोट मर्सी एंड फॉरगिवनेस, कि जो रहम दिली है और मुआफी है उसको प्रमोट करना है। और चौथा है इंक्रीज वेल्थ सर्कुलेशन, कि जितनी हमारी वेल्थ है जो भी अवेलेबल है उसकी सर्कुलेशन को ज्यादा से ज्यादा किया जाए थ्रू ज़कात, थ्रू सदका और थ्रू इंटरेस्ट फ्री लोन्स। और वैल्यू टू वैल्यू एक्सचेंज इज द फाइनल। ये है कि इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम ये कहता है कि पूरी दुनिया के जो रिसोर्सेज हैं वो सारे के सारे अल्लाह के हैं, और अल्लाह ही है जिसकी तमाम तारीफें हैं, और अल्लाह ही ने ये दुनिया और ये कायनात बनाई है, और अल्लाह ही ने कुरान में और इस्लाम में थ्रू हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें प्रिंसिपल्स दे दिए ताकि हम क्राइम कर ही ना सकें, ताकि इंसाफ ही इंसाफ हो, ताकि रहम दिली और मुआफ़ी हो, और वेल्थ सर्कुलेशन हो, और वैल्यू टू वैल्यू एक्सचेंज, हम अपना ऑब्जेक्टिव अचीव कर सकें। नाज़रीन इसके लिए मैं नेक्स्ट शीट में जाता हूँ कि हम इसको कैसे इस बाजार में जिसका आइडिया दिया जा रहा है कि बाजार है क्या, इसके ऊपर हम बात करेंगे। लेकिन चूंकि इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम के ऊपर हम बात कर रहे हैं, इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम, इसमें हमने 2 आयात हैं सूरह बकरा की, 282, 283। ये 2 आयत, जो पहली 282 आयत है, ये कुरान पाक की सबसे लंबी आयत है। इसमें अल्लाह ताला ने पूरी तमहीद दे के बताया कि किस तरीके से डॉक्यूमेंटेशन होनी चाहिए इकोनॉमी में। आज इकोनॉमी में डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, इसका मतलब है हम अल्लाह ताला की ये आयत जो 282 आयत है सूरह बकरा की, उसकी वायलेशन में है। जहां डॉक्यूमेंटेशन है
उसमें हम इस आयत की वायलेशन कर रहे हैं, जो प्रोसीजर बताया गया है। जहां डॉक्यूमेंटेशन नहीं है वहां पूरी की पूरी आयत की हम वायलेशन कर रहे हैं। तो नया बाजार जो होगा, सबसे पहला उसका जो थीम होगा वो ये होगा, डॉक्यूमेंटेशन। जब हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हो ने इकोनॉमिक प्रोग्रेस, जो इकोनॉमिक तरक्की की, मुआशी तरक्की की, तो उसमें सबसे जो अव्वलीन तरजीह थी डॉक्यूमेंटेशन की, कि मुस्लिम उम्मा में लोग कितने हैं, मुस्लिम उम्मा में जरूरतमंद कितने हैं, मुस्लिम उम्मा में कौन कौन क्या क्या कर रहा है, किस तरीके से कर रहा है। प्रोफाइल मेंटेन होता था, डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन होती थी, जरूरियात मेंटेन होती थी। इसके ऊपर हम उलमाए कराम को लादा बिठाएंगे कि क्या बात। अब आज के दौर में हमारे पास डॉक्यूमेंटेशन में जो टैक्स रजिस्टर्ड पर्सन है वो कितने हैं, और उसके बाद जो नॉन टैक्स रजिस्टर्ड हैं, जो पाकिस्तानी है, वो कितने। वो इसीलिए कि इनफॉर्मल इकोनॉमी का हम सब हिस्सा हैं। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की पॉलिसीज के तहत बहुत कम लोग कमा रहे हैं। जो गवर्नमेंट ऑफ पॉलिसी के तहत कमा रहे हैं वो तो डॉक्यूमेंटेशन का हिस्सा बन गए, लेकिन जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की पॉलिसीज के तहत नहीं कमा रहे वो डॉक्यूमेंटेशन का हिस्सा नहीं है। तो हमारा जो मुसलमान जीना है हमने पाकिस्तान में, तो उसका सबसे पहला हमारा ऑब्जेक्टिव होगा डॉक्यूमेंटेशन। वो भी खास तौर पर 282 सूरह बकरा की। उसमें यह है कि अगर किसी ने लोन दिया है या किसी ने सेल क्रेडिट की है तो उसके क्या पैरामीटर्स हैं, इसके ऊपर हम अलग प्रोग्राम करेंगे। कितने कंट्रोल लेवल हैं कि जब भी कोई कर्ज दहिंदा, जिसने कर्ज लेना है, वो किसी कर्ज देने वाले के पास जाएगा तो वो अपना वकील, अपना लॉयर साथ लेके जाएगा और फिक्स टर्म, फिक्स मयाद और फिक्स अमाउंट के ऊपर अपनी दस्तावीज और अपनी बाकी टर्म्स लिखेगा और 2 गवाह लाएगा, मर्द या एक मर्द 2 औरतें, और उसके बाद इसमें ना किसी के लिए नुकसान करेगा, ना अपने लिए, ना लेंडर के लिए, ना गवाहान के लिए, और वो लेंडर के सामने वो दस्तावीज जाएगी, वो साइन करेगा ताकि उसको क्रेडिट लोन दे सके या क्रेडिट उधार, स्टॉक, मटेरियल, इन्वेंट्री, गाड़ी, घर दे सके। उसके ऊपर वो उसे साइन लेगा तो ये एक ट्रेड डॉक्यूमेंट बनेगा, एक लोन डॉक्यूमेंट बनेगा, एंड ऑफ द डे प्रॉमिसरी नोट बनेगा। ये 2 ट्रांजैक्शन बनेंगे अगर सेल है। उसके बाद जब गवाह गवाही दे दें तो वो प्रॉमिसरी नोट एक्सेप्ट हो गया लेंडर की तरफ, लेंडर ने एक्सेप्ट कर लिया तो वो एक प्रॉमिसरी नोट है जो कि बारोअर ने, जिसने कर्ज लिया है, उसने एंड ऑफ द डे जब वो मैच्योरिटी आएगी उस दिन पैसे देने ही देने हैं। 283 क्या है कि अगर कोई सफर में है तो वो गवाहान मौजूद नहीं है तो भी डॉक्यूमेंटेशन इतनी जरूरी है कि रहन रखवा दिया गया कि रहन रखेगा तो डॉक्यूमेंटेशन होगी, डॉक्यूमेंटेशन होगी तो ट्रांजैक्शन होगी, और जब गवाहान हो तो हमें रहन की, कोलैटरल की जरूरत नहीं है। यह है हमारा मकसद। नाज़रीन अगली शीट पे चलता हूं मैं। इकोनॉमिक जस्टिस, इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम में नाज़रीन अगला पॉइंट है मुआशी इंसाफ। मुआशी इंसाफ कब होगा? जब तमाम किस्म की ट्रेड में से इंक्रीज किसी एक पार्टी के लिए निकाल दिया जाए। लोन ट्रांजैक्शन है, उसमें रिबा का एलिमेंट है, किसी भी सूरत में है, वो निकाल दिया जाए। दूसरी तरफ अगर वो ट्रेड ट्रांजैक्शन है और उसमें कहीं रिबा आ गया तो वो उसके जो लवाजमात हैं इस तरीके से स्ट्रक्चर की जाए ट्रांजैक्शन के उसमें से भी सूद निकाल दिया जाए। उसमें है कि क्वालिटी फैक्टर टू बी इग्नोर्ड टू एंश्योर वैल्यू टू वैल्यू एक्सचेंज इन स्पॉट। अगर आप देखें अहादीस की रोशनी में हजरत बिलाल रजी अल्लाह तआला अन्हु एक मरतबा हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास खजूरें ले आए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये खजूरें कहां से आई बिलाल, ये तो बड़ी अच्छी खजूरें हैं, अच्छी क्वालिटी की। बिलाल रजी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने लोकल खजूरें 2 सा ये जो भी क्वांटिटी थी उसके अगेंस्ट 1 सा ये अच्छी खजूरें ले आया। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये जो तुमने तिजारत की है, ट्रांजैक्शन की है, इसमें सूद का एलिमेंट आ गया। मैं आम फैमिली अल्फाज जो कि उर्दू में वो इस्तेमाल कर रहा हूं कि जब एक तरफ हमने 2 kg लो क्वालिटी की खजूरें दी या कम क्वालिटी की खजूरें दी और 1 kg अच्छी क्वालिटी की खजूरें ले ली, तो इसमें हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सूद शामिल है। इसका मतलब यह हुआ कि सूद यह है कि किसी को अनइंटेंशनल, ना चाहते हुए भी किसी एक पार्टी को इंक्रीज मिल जाए, रिबा मिल जाए। इस ट्रांजैक्शन में ना सेलर की नीयत थी सूद की, ना हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नीयत थी सूद की। हजरत बिलाल रजी अल्लाह, इस ट्रांजैक्शन में हजरत बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हु की भी नीयत नहीं थी कि मैं सूद लूं या दूं, ना जो सेलर था यमनी, ना उसकी नीयत थी कि मैं सूद लूं या दूं, लेकिन दोनों ने एक बार्टर ट्रेड की और वापस आए जो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया कि यह सूद है। अब आ जाएंगे इसके ऊपर कि फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने डायरेक्शन दी कि सूद है क्या। उन्होंने कहा ऐ बिलाल, आपको चाहिए था कि जो तुम्हारे पास खजूरें थी इसको मार्केट में बेच दे। मार्केट बेचने से वैल्यू डिटरमिन होती, वैल्यू जब वैल्यू डिटरमिन हो गई, नेगोशिएट करते हुए फिर आप नई ट्रांजैक्शन करेंगे सेलर के साथ जो यमन से अच्छी खजूरें लाया था, उससे आप बात करेंगे, नेगोशिएट करेंगे खजूरों की प्राइस। पहले अपनी खजूरें बेचते वक्त प्राइस नेगोशिएट की, अब यमनी सेलर के साथ उसकी खजूरें खरीदते वक्त आपने नेगोशिएशन की। तो ये जो आपको क्वांटिटी मिलेगी शायद 1 kg सा अच्छी खजूरें मिले या 1.5 kg मिले या आधा किलो मिले,
तो इस ट्रांजैक्शन में वैल्यू टू वैल्यू एक्सचेंज होगी। ये दो ट्रांजैक्शन बनती हैं, एक ट्रांजैक्शन नहीं, ताकि एक वैल्यू डिटरमिन हो सके जो आपका स्टॉक है, दूसरी ट्रांजैक्शन जो वैल्यू डिटरमिन हो सके जो आपका स्टॉक नहीं, जमनी सेलर का स्टॉक। इसका मतलब यह है कि सूद कर्ज में ही नहीं बल्कि ट्रेड में भी होता है। अब इस फैक्टर के साथ अगर हम एक और हदीस एंगेज कर दें, रिबाल फदल, उसमें रसूल ने फरमाया गोल्ड टू गोल्ड, डेट्स टू डेट्स, साल्ट टू साल्ट, सिल्वर टू सिल्वर। और ये जो 6 कमोडिटीज बता दी जो कि मीडियम एक्सचेंज भी थी, कि आपने फरमा दिया कि जो गोल्ड टू गोल्ड है वो अगर 1 केजी 24 कैरेट गोल्ड है और 1 केजी 18 कैरेट गोल्ड है, वो आपने अगर एक्सचेंज करना है तो स्पॉट करना है, केजी में, क्वांटिटी में आपने उसको डिटरमिन करना है, ना कि क्वालिटी में। इसका मतलब यह हुआ क्वालिटी फैक्टर को इग्नोर करना है। अगर आपने क्वालिटी फैक्टर को इग्नोर ना किया और आपने 1 केजी गोल्ड 24 कैरेट के अगेंस्ट 1.5 केजी गोल्ड 18 कैरेट का ले लिया, तो इसमें सूद है, क्योंकि यू कैन नॉट एक्चुअली डिटरमिन वैल्यू। तो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्वालिटी फैक्टर को इग्नोर कर दिया। अब मुझे आप बताएं कि क्या कोई एक आम ज़ीशूर ट्रेडर 18 कैरेट गोल्ड लेगा 24 कैरेट गोल्ड के अगेंस्ट? कोई नहीं लेगा। इसका मतलब है हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया, बेसिकली इजाजत दे दी कि इक्वल क्वांटिटी में आप ट्रेड कर लें, एक्सेप्टेबल, इक्वल क्वांटिटी में आप ट्रेड कर लें, ये एक्सेप्टेबल है। लेकिन आप ये नहीं कर सकते कि आप क्वालिटी फैक्टर को उसको सदमैयर करना शुरू कर दें और चीज़ों को मैनेज करना शुरू कर दें। नाजरीन, हम पाकिस्तानियों को ये हदीस ज़रूर कंसिडर करनी है कि 282 आयत की क्या अहमियत है और क्वालिटी फैक्टर को इग्नोर करने में क्या मसलहत है। इसीलिए कहा गया कि क्वालिटी फैक्टर को हमने इग्नोर करना है और स्पॉट ट्रेड को हमने प्रमोट करना है, और जो क्रेडिट सेल होगी, जो मार्केट प्राइस होगी, उसमें हमने क्वालिटी फैक्टर को इग्नोर करना है। नाजरीन, एक छोटे से ब्रेक का वक्त होता है। ब्रेक के बाद दोबारा यहीं से कंटिन्यू करते हैं कि हम अपना बाजार कैसे बनाएंगे और उसको किस तरह कामयाब करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, शहजादा शौकत प्रोग्राम सनत व मईशत में आपके साथ हम बात कर रहे थे किस तरीके से हम अपना बाजार बना सकते हैं। उसमें हमने देखा कि इंप्लीमेंटेशन और सूरह बकरा 282 आयत, 283 आयत, और हम देखा इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम किस तरह हमें इजाज़त देता है कि हमने अपने लेन देन में सूद को ख़त्म करना है। अगर मैं अपनी शीट की तरफ जाऊँ, अगर हेल्प लूँ, तो हमने देखा कि इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम में जो मुआशी इंसाफ है उसमें अगर हम सूद खत्म करेंगे तो हमारा इसकी इंप्लीमेंटेशन है चैप्टर 11 वर्सेस 84 to 90 एंड चैप्टर 83 सूरह मुतफ़्फ़िफ़ीन वर्स 1 to 3। ये तमाम जो आयात हैं ये वैल्यू टू वैल्यू एक्सचेंज प्रमोट करती हैं। अगर मैं अगली शीट पे जाऊँ नाज़रीन, अनइंटेंशनल अनइक्वल वैल्यू एक्सचेंज इज आल्सो हराम। जिस तरह मैंने हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की मिसाल दे दी कि उन्होंने खजूरें खरीदी तो उसमें उनकी नीयत नहीं थी, तो इसका मतलब ये है कि हम पाकिस्तानियों को, हम मुसलमानों को बेसिकली जो अनइंटेंशनल अनइक्वल वैल्यू ऑफ एक्सचेंज, इससे भी बाहर आना है, जिसमें हमारी नीयत नहीं है लेकिन हम उसमें एंटर हुए हुए हैं, क्योंकि सूदी पॉलिसीज हमें हर तरफ से घेरे हुए हैं। तो हमने नए बाजार में ये 3 असूल अपनाने हैं कि हम किसी ना किसी तरीके से इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम का हिस्सा रहें और हम अपना बाजार बना के मुसलमान जी सकें और उसका बेनिफिशरी हम पाकिस्तानी। अगर हम इसमें देखें कि अगली शीट पे कि अपना बाजार हमारा क्या है, सप्लाई चेन क्या है। अपने बाजार में हम ये देखेंगे कि सेंट्रलाइज सप्लाई सिस्टम, अगली शीट में हम देखते हैं कि सेंट्रलाइज सप्लाई चेन उसको कैसे मैनेज करना है, और उसमें मंथली हम राशन पैक्स देंगे, इंशाल्लाह बाई मंथली राशन पैक्स होंगे और इन्वेंट्री मैनेजमेंट होगी। बेसिकली मैनेजमेंट ऑफ सप्लाई चेन है, और उसके साथ मैनेजमेंट ऑफ रिटेल नेटवर्क्स होगा, डेवलपमेंट ऑफ रिटेल नेटवर्क्स। अगर हम हर 10 किलोमीटर पे 10 स्टोर बना दें, 10 किलोमीटर के रेडियस में 10 सप्लाई स्टोर बना दें, तो टारगेट है कि 1 स्टोर हम इन ईच कौंसल 3 सालों में अगर हम कैटर कर लें पूरे पाकिस्तान में, तो ये हमारा काफ़ी हद तक डॉक्यूमेंटेशन पर्पस को पूरा कर देता है। उसमें हम कस्टमर डेटाबेस मेंटेन करेंगे, रजिस्ट्रेशन ऑफ कस्टमर्स, 2 विटनेसेस, लॉयर, क्रेडिट नोट, प्रॉमिसरी नोट, जो 282 की इंप्लीमेंटेशन है, रेफरेंस इंट्रोडक्शन, एम्प्लॉयमेंट, ऑपरेशन। बेसिकली हमारा पर्पस ये है कि सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाए हम पाकिस्तानियों में जब हम डॉक्यूमेंटेशन का हिस्सा बनेंगे। अपना बाजार होगा, आपका बाजार होगा, पाकिस्तानियों का बाजार होगा, ताकि हम सप्लाई चेन और मार्केट डेवलप कर सके। इसमें हमारी कोशिश वही है कि हम इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम के तहत काम करें। अगर हम अगली शीट पे जाते हैं नाज़रीन, कैश इनफ्लोस, इनिशियल इन्वेस्टमेंट, कोई ना कोई अल्लाह का बंदा इनिशियल इन्वेस्टमेंट इसमें डाल देगा, जो कि इन्वेस्टर होगा, मुदारबा होगा, मुशारफा होगा, मुशारका, मुदारबा, या कोई भी इक्विटी पार्टिसिपेशन। हम इस तरह की सिचुएशन देखते हैं कि अगर एक बाजार बनाना है तो उसकी फ्रेंचाइज सिस्टम भी हो सकता है। ये हमारे प्रोफेशनल बैठेंगे उसके ऊपर, लेकिन अभी ओवरऑल आइडिया ये है कि इनिशियल इन्वेस्टमेंट, एंजल इन्वेस्टर और बाकी इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हमारे पास आएंगे जो प्योर मुशारका या मुदारबा करना चाह रहे होंगे, और जो इन्वेस्टमेंट होगी ये स्टेजेस में होगी, जो रेवेन्यू कलेक्शन सेंट्रलाइज भी होगा और
हर फ्रेंचाइज होल्डर अपना ही मैनेज करेगा, मुदारबा कंपनीज होंगी, मुशारका रजिस्ट्रेशंस होंगी। कैश आउटफ्लोज में हमारा ये कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है, इन्वेंट्री मेंटेनेंस के लिए हमें चाहिए होंगे, सप्लायर्स को मैनेजमेंट है, ऑपरेशनल एक्सपेंसेस है, मैनेजमेंट एक्सपेंसेस है, और शेयरिंग ऑफ मार्जिन अमंग इन्वेस्टर, मैनेजमेंट एंड चैरिटी फंडिंग, ये हमारी आउटफ्लोज होंगे। इसमें जो पर्पज है वो है सर्कुलेशन ऑफ वेल्थ। कैश बायर है, 282 बायर हैं। कैश बायर वो जो स्पॉट आएंगे कैश टू कैश, और आपके बाजार में, अपने बाजार में हम अगर जो 282 बायर वो हैं जो सूरह बकरा की 282 इंप्लीमेंटेशन करते हुए बायर होंगे, और खाता कस्टमर्स हमारे होंगे जो खाता हर यूनियन काउंसिल में खाता कस्टमर्स हैं जो 282 बायर बने। मंथली पेमेंट्स होंगी और प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एंड सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी जाएंगी अपने कस्टमर्स के लिए। अगर हम अगली शीट में जाए नाजरीन, तो ये छोटे से कैश फ्लो बनाए, सिर्फ और सिर्फ ये कि अगर हम 500 आउटलेट बनाते हैं तो 912 बिलियन का टॉप लाइन रेवेन्यू बनता है और 82 बिलियन का बॉटम लाइन बनता है, जिसकी के आगे शेयरिंग बनती है कोई 7% के करीब है। इसमें से मैनेजमेंट शेयर निकलता है, इन्वेस्टर शेयर निकलता है, और चैरिटी जो उसके लिए शेयर निकाला जाता है। ये छोटी सी एक रफ सी वर्किंग बनाई गई थी। अब नाज़रीन अगली शीट पर अगर हम जाएं, उसमें ये देखते हैं कि वन स्टोर 1700 कस्टमर्स को कैटर करता है, और एक एस्टिमेटेड, और 8700 फैमिली मेंबर्स हैं। इसी तरह 500 स्टोर होंगे तो ये 21 लाख कस्टमर्स को मैनेज करेंगे और 10 मिलियन फैमिली मेंबर्स होंगे। अगर ये 1000 स्टोर हों तो हमारे 45 लाख कस्टमर हैं और ये 20 मिलियन फैमिली मेंबर्स को कर रहा होगा। तो इसका मतलब यह है कि अगर हमने 20 मिलियन फैमिली मेंबर्स को कैटर कर लिया तो हमने अच्छी खासी डॉक्यूमेंटेशन कर ली, और इकोनॉमिक एक्टिविटीज 5वें साल तक 1 ट्रिलियन तक पहुंच जाएंगी, और सैलरी बजट 10 बिलियन का होगा। और नेक्स्ट स्टेज ये है कि वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल एक्सटेंशन और एक्सपेंशन की जाए एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल और हाउसिंग सेक्टर में, ताकि हम ये 20 मिलियन फैमिली मेंबर्स की रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकें। ये आपका बाजार होगा जिसके बेनिफिशियरी पाकिस्तानी होंगे, और इसी वजह से अगर कहीं 1 ट्रिलियन इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं नाजरीन, तो उसका मतलब यह है कि 1 ट्रिलियन इकोनॉमिक एक्टिविटीज में हम गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को टैक्स भी दे रहे होंगे। डॉक्यूमेंटेशन भी है, टैक्सेस भी हैं, रेवेन्यू भी है, बेनिफिट भी शेयर किए जा रहे हैं। नाजरीन अब सवाल ये होता है कि इस बाजार का बेनिफिशियरी कौन है? क्या वो इन्वेस्टर जिसने इन्वेस्ट किया? तो वो तो कैपिटलिस्ट इन्वेस्टर बहुत ज्यादा हैं पाकिस्तान में। हर जगह पे दुकानें ही दुकानें हैं, हर जगह पे स्टोर ही स्टोर हैं, बड़े बड़े स्टोर हैं, छोटे स्टोर हैं। लेकिन हाँ, इस बाजार में और उस बाजार में फर्क क्या है? बड़े स्टोरों के मालिक हैं कैपिटलिस्ट, उनको डिविडेंड भी चाहिए, प्रॉफिट भी चाहिए, मार्जिन भी चाहिए, टैक्सेस भी देने हैं उन्होंने और मैनेज भी करने हैं, लेकिन उन्होंने अपनी जेब से कोई बेनिफिट आगे कन्वर्ट नहीं करना। उनकी इन्वेस्टमेंट अपने बेनिफिट के लिए, ना कि दूसरों के बेनिफिट के लिए। तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव इस बाजार का यह है कि इसके बेनिफिशियरी पाकिस्तानी होंगे। और नो डाउट जो इन्वेस्टर आया है मुशारका में, मुदारबा में, उसका जो शेयर बनता है वो उसका शेयर है, लेकिन अल्टीमेटली इस बाजार का बेनिफिशियरी पाकिस्तानी है, एक आम पाकिस्तानी, और वो मेंबर्स हैं जो यहां से बाय कर रहे हैं। और इस प्लेटफॉर्म को रन कौन कर रहा होगा? दूसरा सवाल कि क्या गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के एम्प्लॉइज कर रहे होंगे जिन्होंने बाकी एसओईज का ये हाल किया हुआ है, या पॉलिटिकल पार्टीज के हेड कर रहे होंगे जो मिनिस्टर्स हैं डिफरेंट एसओईज में, डिफरेंट डिपार्टमेंट में। लेकिन पाकिस्तान की हालत वैसी की वैसी, पावर सेक्टर में पाकिस्तान की हालत वैसी की वैसी कि जितने की ज्यादा से ज्यादा डिसेंट्रलाइज कर दिया गया वापडा को। पहले वापडा एक था, अब डिफरेंट डिपार्टमेंट्स और कंपनीज में है, तो अब वो इंटर कंपनीज सब्सिडरीज दी जा रही होती हैं ताकि उसका लॉस उसको कवर करें, उसका लॉस उसको कवर करें, और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान पाकिस्तानी से टैक्स कलेक्ट कर रही होती है। वो जो डिसेंट्रलाइज किया गया था, उसकी पॉलिसी की गई थी, आज उसी में वो एक दूसरे को सब्सिडी देके पाकिस्तानियों को लॉस में दिया जा रहा है। पावर सेक्टर पूरे का पूरा बेड़ा गर्क किया हुआ। सो इसका मतलब ये हुआ कि इसको इंडिपेंडेंट प्रोफेशनल ही हैंडल करेंगे, और इसकी मैनेजमेंट भी पॉलिटिकल वर्कर नहीं होंगे लेकिन प्रोफेशनल्स होंगे। हाँ, वो पॉलिटिकल पार्टीज जो इसके अंदर अपने अवाम के लिए, उसकी खुशहाली के लिए कंट्रीब्यूशन करना चाहते हैं, वो जरूर पॉलिटिकल वर्कर्स का पार्ट एंड पार्सल बन सकते हैं। व्हाट इज द प्रपोज स्ट्रक्चर? उसमें ये कि पाकिस्तान में जो SCCP और कंपनीज एक्ट और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जो भी रेगुलेशंस हैं उसके तहत कोई थोड़ा सा स्ट्रक्चर, कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर किया जा सकता है, माइक्रो फाइनेंस बैंक बनाया जा सकता है, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग का लाइसेंस लिया जा सकता है, मुदारबा मुशारका मुदारबा क्रिएट किया जा सकता है, और मुदारबा मैनेजमेंट कंपनी क्रिएट की जा सकती है, ताकि हम इसको जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के रूल्स हैं उसी के अंदर रहते हुए हम काम करें। सो हु आर द अर्ली एंजल इन्वेस्टर? इसमें पर्सनल लिंक्स, डोनेशन, कर्जे हसना, मुशारका, मुदारबा, पाकिस्तानी जो भी आना चाहे, इसमें हमारी यही कोशिश है कि इस बाजार को, जो कि मुसलमानों का बाजार हो, हलाल जो कमाना चाहता है वो इसका हिस्सा बनेगा, जो हलाल जिंदगी कमाना चाहता है उसका हिस्सा बनेगा, जो हलाल जो मुसलमान जो जिंदा रहना चाहता है, मुसलमान मरना चाहता है, वो इसका इंशाल्लाह हिस्सा बनेगा। इसका नाज़रीन नेक्स्ट शीट में अगर हम जाएं तो इसका ये कि इसका स्टेप क्या है? इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। बेसिकली
हम पाकिस्तानी इस प्रोजेक्ट के तहत वो इकोनॉमिक रिफॉर्म जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान नहीं ला रही, हम आम पाकिस्तानियों की इनकम बढ़ाने के लिए, वो हम खुद प्रपोज कर रहे हैं कि क्यों ना चंद दर्जन पाकिस्तानी मिल जाएं और इस प्लेटफॉर्म को क्रिएट करने के लिए आगे बढ़ें। एडवर्टाइजमेंट दी जाए, जितने प्रोफेशनल जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो अनएम्प्लॉयड हैं, उनको एक प्लेटफॉर्म पे लाया जाए और उनको एक जगह इकट्ठा किया जाए और उनकी ट्रेनिंग की जाए। कम से कम 1 लाख यूथ ग्रेजुएट्स, उनके इंटरव्यू किए जाएं, उनकी ट्रेनिंग की जाए, अवेयरनेस कैंपेन दी जाए और ब्रांड प्रोफेशनल्स को हायर किया जाए, ताकि कम्युनिटीज़ में, यूनिवर्सिटीज़ में, मोहल्लों में, हर जगह, हर कौंसल से हमारे पास पढ़े लिखे नौजवान हों जिनको ट्रेन किया जाए एज़ पर इकोनॉमिक सिस्टम, इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम, एज़ पर रिक्वायरमेंट ऑफ टुडे, जिस तरह की आज हम पाकिस्तानियों को ज़रूरत है। अगर हम अगली शीट में जाएं, अल्लाह गनी नाज़रीन, हमें अल्लाह ब्लेस पाकिस्तान। आज के प्रोग्राम में हमने ये डिस्कस किया कि हम पाकिस्तानी किस तरीके से एक नया बाज़ार बना सकते हैं। अल्लाह ताला हम पाकिस्तानियों के लिए आसानियाँ करे। ये मैंने 2019, 20, 21, 22 इसमें तो डॉक्यूमेंटेशन करके दी फेडरल शरिया कोर्ट को। उससे पहले 2012, 13, 14 में बहुत कोशिश की कि हम एक अलहदा प्लेटफॉर्म के लिए, एक अलहदा अथॉरिटी के लिए हर उस लेवल पे जाके दरवाज़ा खटखटाया कि मुसलमानों को मुसलमान जीने के लिए एक अलहदा अथॉरिटी, एक अलहदा प्लेटफॉर्म दे दें ताकि मुसलमान जी सकें, लीगल प्रोटेक्शन दे दें मुसलमान जीने के लिए। लेकिन लीगल प्रोटेक्शन ना मिल सकी, लीगल अथॉरिटी ना मिल सकी, तो अब हमारे पास ऑप्शन, क्योंकि आगे क्रैश है, क्रंच की सिचुएशन में से हम गुजर रहे हैं। क्रैश क्यों है नाजरीन? वो ये कि हमारे जो कर्ज हैं वो 47,000 अरब तक पहुंच चुके, डोमेस्टिक 130-35 बिलियन डॉलर फॉरेन। हमारे ऊपर जो सूद है वो 10,000 अरब पाकिस्तानी रुपीस है। हम पाकिस्तानी अफोर्ड ही नहीं कर सकते कि अगला कर्ज, चूंकि 7,000 के करेंसी नोट्स हैं और 47,000 अरब के कर्ज हैं, तो ये मैच ही नहीं कर रहा। फाइनेंशियल इकोनॉमी हमारी मैच ही नहीं कर रही। जो इनकम है पाकिस्तानियों की, जो एक्सपेंसेस हैं रियासत के, रियाया और रियासत, ये इन रियाया की इनकम रियासत के एक्सपेंसेस के साथ मैच ही नहीं कर रही, तो आगे क्रैश है। उसी तरह एक घर में कमाने वाले 200 हैं, वो 200 लोगों की इनकम पूरे घर का खर्चा नहीं उठा रही, तो ये देयर इज समथिंग रॉन्ग। सो बात ये है, रियाया की इनकम इतनी होनी चाहिए कि रियासत के खर्चे अफोर्ड हो जाएं। उसके लिए हमें अथॉरिटी चाहिए, उसके लिए हमें बाजार चाहिए। अगर रियाया की इनकम बढ़ाने की बजाय रियाया की इनकम की वैल्यू डिस्ट्रॉय करने पे पॉलिसीज होंगी, तो हम पाकिस्तानी अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, इकोनॉमी अफोर्ड नहीं कर पाएगी कि रियासत का बोझ हम नहीं उठा पाएंगे। रियाया रियासत के बोझ के नीचे दब चुकी है, उसको निकालने के लिए इवन मेरी मीटिंग भी हुई फाइनेंस मिनिस्टर औरंगजेब साहब के साथ, ये रिक्वेस्ट की कि किसी तरीके से पाकिस्तान, जो IMF का प्रोग्राम आपने ले लिया, बड़ा अच्छा ले लिया, 37 महीने हमारे पास टाइम है, लेकिन यही 37 महीने हमारे पास टाइम है। इसी 37 महीने के अंदर जो हम पे गुर्बत बढ़नी है, उसी गुर्बत बढ़ने के दरमियान हमने अपनी पॉलिसीज मैनेज करनी है कि रियाया की इनकम बढ़ जाए। रियाया की इनकम बढ़ गई तो आपका भी फायदा, रियाया का भी फायदा, रियासत का भी फायदा। लेकिन अगर रियाया की, अवाम की इनकम ना बढ़ी, तो आप जितने मर्जी टैक्सेस लगाते जाएं, ये GDP श्रिंक करती जाएगी। 10% ऑफ GDP, 25% ऑफ हमारा टैक्स है GDP का, तो ये 45-50% ऑफ रेवेन्यू रियाया अफोर्ड नहीं कर सकती। इसीलिए हम सर्वाइव कर रहे हैं कि इनफॉर्मल इकोनॉमी है, अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी है, जिसकी वजह से पाकिस्तानी सर्वाइव कर रहा है। अब बात यह है नाजरीन कि इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम में जो हमारे पास बात थी कि हमने प्रिवेंट करना है क्राइम, जो पॉलिसीज हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी, हमने प्रमोट करना है मर्सी, फॉरगिवनेस, हमने इंश्योर करना है जस्टिस, इंसाफ, और हमने जो ट्रांजैक्शन करनी है वो वैल्यू टू वैल्यू। अगर मैंने 100 रुपये दिए हैं तो 100 रुपये का दूध मिलना चाहिए। अगर मैंने 100 रुपये का दूध लिया है, उसमें अगर पानी है तो डंडी है। अगर मैं कहीं काम कर रहा हूं 1 लाख रुपए के उजरत के अगेंस्ट, तो मैं 1 लाख रुपए का काम जरूर करके दूं उनको, अदरवाइज ये डंडी है। अगर मैं किसी डॉक्टर के पास गया हूं, बजाय इसके कि वो इलाज करे, वो अपने लालच में, अपनी फंड मैनेजमेंट में, अपनी इनकम इंक्रीज करने के लिए काम कर रहा है, तो ये डंडी है। और डंडी की इजाज़त बिल्कुल नहीं है। वजन में, नापतोल में कमी की इजाज़त इस्लाम में बिल्कुल नहीं है, क्योंकि अनइक्वल एक्सचेंज ऑफ वैल्यू है। हम इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम का हिस्सा बनना चाहते हैं, उसके लिए हमें मुसलमान जीने के लिए कोशिश करनी है। उस कोशिश में आज के इस प्रोग्राम में नाज़रीन जो बाज़ार का कंसेप्ट है, आपका बाज़ार, हमारा बाज़ार, हम पाकिस्तानियों का बाज़ार, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान उसका बाज़ार,
जिसके बेनिफिशरी हम मुसलमान, हम पाकिस्तानी हों, ताकि हम वो इकनॉमिक बेनिफिट्स अवेल कर सकें जो एक मुसलमान को मिलते हैं, होने चाहिए, और हलाल कमाई का मज़ा चख सकें। नाज़रीन, कोई सवाल हो तो हाज़िर हैं। आज के प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।